रुपौली में क्या होगा? रुपौली का समीकरण क्या कहता है? रुपौली में वोट डाले जा चुके हैं और वोट डालने के बाद अब कौन सी पार्टी वहां लीड कर रही है और कौन पिछड़ रही है, तमाम बातें करेंगे। समीकरणों के आधार पर जानेंगे कि रुपौली का क्या हाल चाल है, रुपौली में कौन जीतेगा, कौन हारेगा और कौन खेल बिगाड़ेगा। नमस्कार, दर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। रुपौली का चुनाव प्रतिष्ठा का विषय बना हुआ है, चाहे सीएम नीतीश कुमार हो या फिर तेजस्वी यादव, दोनों के लिए ही यह प्रतिष्ठा का प्रश्न है। रुपौली का जो विधानसभा उपचुनाव है, रुपौली विधानसभा उपचुनाव की चर्चा करने के पहले एक बयान सुनवा देते हैं आपको, जो बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार का है, जिन्होंने दावा किया है कि रुपौली में जेडीयू आसानी से जीत रही है, कोई लड़ाई नहीं है। क्या कुछ कह रहे हैं श्रवण कुमार, सुन लीजिए आप। लगातार आप कैंप भी किए हुए थे वहाँ पर। अब तो इंतज़ार करिए, 13 तारीख को गिनती होगी, लेकिन वहाँ की जनता ने एनडीए को पसंद किया है, एनडीए के उम्मीदवार कलाधर मंडल को पसंद किया है, विकास को पसंद किया है, अमन और शांति को पसंद किया है और एनडीए के उम्मीदवार के पक्ष में मतदान हुआ है। वहाँ की जनता मतदान की है और 13 तारीख का जब रिजल्ट होगा तो एनडीए के उम्मीदवार कलाधर मंडल, जो जेडीयू के भी उम्मीदवार हैं, वो जीतेंगे। आप लोग के आरोप लगा रहे हैं विपक्ष के लोग कि आप प्रशासन को जो है रखते हैं और जबरदस्ती चुनाव जीतना चाहते हैं जब जनता वोट नहीं देती। देखिए, पहले तो ईवीएम पर सवाल उठ रहा था पूरे देश में, और अब ईवीएम का सवाल तो उठना बंद हो गया। जब गिनती होगी, रिजल्ट होंगे, परिणाम जब आएंगे तो उंगलियां तो उठेगी। वो अगर जीतेंगे तो बोलेंगे किस प्रशासन ने धांधली किया, नहीं कह सकते हैं। धांधली इसलिए कहते हैं कि वो चुनाव हार रहे हैं, वो हताश है, निराश है और बिल्कुल पस्त हो चुके हैं, इसलिए ये सवाल उठा रहे हैं। तो सुन लिया आपने कि श्रवण कुमार क्या कुछ कह रहे हैं। श्रवण कुमार दावा कर रहे हैं कि रुपौली में कोई लड़ाई नहीं है, जेडीयू के कलाधर मंडल आसानी से चुनाव जीत रहे हैं। खैर, ये दावा है, अब दावे में कितनी सच्चाई है ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या कुछ होने वाला है रुपौली में। रुपौली में जिस तरह का मैदान सजा था, रुपौली में कलाधर मंडल जेडीयू की तरफ से थे, वही जेडीयू छोड़कर आरजेडी में शामिल हुई बीमा भारती आरजेडी की कैंडिडेट बनी और इस मुकाबले को पूरी तरह त्रिकोणीय बना दिया शंकर सिंह ने। शंकर सिंह जो मैदान में निर्दलीय उतरे, पहले कभी रामविलास की पार्टी एलजेपी में के मेंबर हुआ करते थे और विधानसभा चुनाव भी जीत कर गए थे रुपौली से। तो ऐसे में मुकाबला जो है ये इन तीनों के ही बीच था। लेकिन चुनाव के बाद, चुनाव के पहले ये तीनों लड़ाई में थे, अब चुनाव के बाद समीकरण क्या कुछ कहता है। थोड़ा सा रुपौली में क्या कुछ हुआ ये हम पहले आपको बता दें कि रुपौली में जब कल चुनाव हुए तो जिस तरह से कई जगह हंगामा भी हुआ। गोरियर पंचायत के बूथ संख्या 235 पर हंगामा हुआ। वहाँ पर पुलिस के द्वारा कुछ लोगों पर लाठीचार्ज की गई, जिसके बाद वहाँ पर विरोध किया लोगों ने और निर्दलीय प्रत्याशी शंकर सिंह और उनकी पत्नी सुनीता सिंह वहाँ पर विरोध में धरना पर बैठ गए थे। ये भी देखने को मिला था। ये गोरियर पंचायत में हुआ था। उसके अलावा एक और मामला निकलकर सामने आया, जिसमें आपको बताएं कि जो भवानीपुर का इलाका है, रुपौली विधानसभा क्षेत्र के भवानीपुर प्रखंड के भंगड़ा मध्य विद्यालय बूथ संख्या 75 और 76 पर पुलिस और ग्रामीणों के बीच झड़प हुई। पुलिस की माने तो बूथ के बाहर लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। पुलिस ने हटने को कहा तो बहस शुरू हो गई। उसके बाद भीड़ ने पुलिस पर पथराव कर दिया। तो ये जो दो घटनाक्रम है वो सामने आया और पथराव में चुनाव में ड्यूटी में तैनात पुलिस पदाधिकारी एसएचओ जो थे तारकेश्वर सिंह समेत जो है एक सिपाही घायल हो गया। और उसके बाद ये जो घटनाक्रम जो है देखने को मिला रुपौली विधानसभा उपचुनाव के अंतर्गत जो है ये घटनाक्रम देखने को मिला। अब थोड़ा ये समझना होगा कि उसके बाद आरोप लगाया गया, शंकर सिंह की तरफ से आरोप लगाया गया, जो गोरियरी में जिस तरह से चुनाव के दौरान, वोटिंग के दौरान जिस तरह से हंगामा देखने को मिला। हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई थी कि किस तरह से गोरियरी में जो है शंकर सिंह की पत्नी सुनीता सिंह धरने पर बैठ गई, उनकी बहस हो गई प्रशासनिक पदाधिकारियों के साथ। दरअसल जो गोरियरी बेल्ट है वो
अति पिछड़ा इलाका है और वहाँ पर जो है अगर गोरियरी कहें तो शंकर सिंह का क्षेत्र है। शंकर सिंह के समर्थक उस इलाके में ज़्यादा हैं। वही दूसरी तरफ भवानीपुर की बात करें तो भवानीपुर में जहाँ पर हंगामा हुआ वो मुस्लिम बहुल इलाका है। तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर जो बीमा भारती ने आरोप लगाया कि प्रशासन की तरफ से जो गड़बड़ियाँ की गई, प्रशासन की तरफ से रोका गया लोगों को, और वही चीज़ गोरियरी में भी ये जो आरोप लगाए गए। तो प्रशासन पर आरोप लगे, चाहे बीमा भारती हो आरजेडी की कैंडिडेट उन्होंने भी आरोप लगाया, चाहे निर्दलीय शंकर सिंह हो उन्होंने भी प्रशासन पे आरोप लगाया कि प्रशासन जेडीयू को मदद पहुंचा रही है और जो उनके समर्थक वोटर हैं उनको वोट करने से रोक रही है। ये आरोप लगे, हंगामा भी हुआ, ये देखने को मिला। उसके बाद क्या कुछ निकल कर सामने आया, जिस तरह से प्रशासनिक मदद मिली, ये कहा गया जेडीयू को मदद मिली, और निश्चित तौर पर सरकार अगर नीतीश कुमार की है, जेडीयू की सरकार है, बीजेपी के साथ हैं, तो ऐसी स्थिति में ये उपचुनाव है और उपचुनाव में कहीं ना कहीं जिसकी सरकार होती है उसका हाथ ऊपर की ओर होता है, यानी उसे प्रशासनिक तौर पर तो मजबूती मिलती ही है, प्रशासन के जो तमाम आलाधिकारी हैं ऊपर के संकेत पर तो काम करते ही हैं। और ऐसी स्थिति में जिस तरह से जेडीयू ने अपनी बिसात बिछा रखी थी, अगर यूँ कहें कि 21 टीमों को रुपौली विधानसभा के तमाम इलाकों में उतार दिया गया था और कुछ इस तरह से सजाया गया था तमाम इलाकों को कि जिस इलाके में जिस जाति का वर्चस्व है उस जाति के नेता को उतारा गया और वो घूम घूम कर वोट मांग रहे थे, चाहे दियारा का इलाका हो, रुपौली का, या फिर जो इलाके हैं ग्रामीण इलाके। हालांकि जो रुपौली का जो तमाम बड़ा इलाका है वो ग्रामीण इलाका ही है। तो ऐसी स्थिति में तमाम नेताओं को वहाँ उतार दिया गया। उसके अलावा आला नेता जो हैं बीजेपी और एनडीए के वो भी मैदान में उतरे, दोनों डिप्टी सीएम भी गए चुनाव में, इधर से चिराग पासवान जो सहयोगी हैं एनडीए के वो भी गए, और उसके अलावा जीतन राम मांझी भी गए, और स्वयं नीतीश कुमार ने उतरकर चुनाव प्रचार किया। और बीमा भारती के बारे में जिस तरह से उन्होंने बताया कि मैंने तो उन्हें मंत्री बना दिया था, उन्हें तो कखा कखा पढ़ना भी नहीं आता था, इस तरह की बातें की गई चुनाव प्रचार में कि बीमा भारती को पढ़ना लिखना तक नहीं आता था, लेकिन नीतीश कुमार ने कहा कि मैंने उन्हें मंत्री बनाया। तो ऐसी स्थिति में बीमा भारती के खिलाफ उन्होंने चुनाव प्रचार किया और कलाधर मंडल के लिए वोट मांगे। और इन दोनों के बीच की लड़ाई में अगर यूँ कहे कि जेडीयू के कलाधर मंडल और बीमा भारती के बीच की लड़ाई मानी जा रही थी चुनाव मैदान में कि दोनों जो ये लड़ाई है दोनों के बीच की ही है। लेकिन चुनाव के बाद अब जो कुछ सामने आया, जिस तरह से शंकर सिंह को भारी समर्थन देखने को मिला। शंकर सिंह जो निर्दलीय मैदान में है और पहले विधायक रह चुके हैं इस इलाके से, और उनका एक प्रभाव रहा है, एक बड़ा प्रभाव रहा है, और शंकर सिंह का प्रभाव इस चुनाव में भी देखने को मिला। अब यूँ कहें कि शंकर सिंह जो है अगर बीमा भारती पर भारी पड़े तो ये भी कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि बीमा भारती का वोटिंग के बाद जो बॉडी लैंग्वेज देखने को मिला, कहीं ना कहीं वो निराश और हताश नजर आई, आरोप लगाती नजर आई कि जो सत्ता पक्ष के लोगों ने खेल किया है प्रशासन के जरिए, तो बीमा भारती कहीं ना कहीं इस बात को मान रही हैं कि वो जो है पिछड़ गई हैं। हालांकि दावे तमाम तरफ से हो रहे हैं, तमाम जो दल है वो दावा कर रहे हैं, जेडीयू ही नहीं आरजेडी का भी दावा है और निर्दलीय शंकर सिंह का भी दावा है। लेकिन शंकर सिंह के बारे में अगर कहा जाए, शंकर सिंह को भारी समर्थन मिलता दिखा रुपौली के अंदर। और यूँ कहें कि शंकर सिंह के लिए कहीं ना कहीं अगर पीछे से मैदान बनाया गया, बिसात बिछाई गई, तो पप्पू यादव का भी उसमें बड़ा हाथ है। जी हाँ, पप्पू यादव। अब आप चौंक गए होंगे कि पप्पू यादव ने तो बीमा भारती के समर्थन का ऐलान कर दिया। जी हाँ, पप्पू यादव ने जो महागठबंधन के अंदर हैं वो कांग्रेस के साथ हैं, तो ऐसी स्थिति में पप्पू यादव ने कांग्रेस का आरजेडी को समर्थन देखते हुए ये ऐलान जरूर कर दिया कि वो बीमा भारती के साथ हैं और बीमा भारती के लिए वोट उन्होंने जरूर मांगा। लेकिन अगर अंदर खाने की खबरों की माने तो पप्पू यादव शंकर सिंह के साथ रहे और उन्हीं के लिए मैदान सजाया, यानी पप्पू यादव दोहरी भूमिका में थे। ऊपर से भले ही बीमा भारती के लिए वोट मांग रहे थे, लेकिन मैदान सज रहा था शंकर सिंह के लिए। इसके पीछे भी कारण है, ये भी आपको बताएंगे। और पप्पू यादव ही नहीं, जनसुराज जो प्रशांत किशोर की जनसुराज है, उसने भी शंकर सिंह को अपना समर्थन दे रखा था और शंकर सिंह की मदद कर रही थी। ऐसे में दो बड़े मजबूत अगर पक्ष है शंकर सिंह के साथ खड़े थे, पप्पू यादव हो या फिर जनसुराज हो।
और जो पूर्णिया के बड़े फैक्टर हैं पप्पू सिंह, जो पूर्व सांसद रहे हैं, वो भी जनसुराज के माध्यम से शंकर सिंह को ही मदद कर रहे थे और शंकर सिंह ऐसे भी पप्पू सिंह के खेमे के ही माने जाते हैं। तो ऐसे स्थिति में शंकर सिंह को भारी समर्थन मिल रहा था, चाहे पप्पू यादव का हो या फिर जनसुराज का या फिर पूर्व सांसद पप्पू सिंह का। यानी अगर कहा जाए मैदान में ये दिखा भी और शंकर सिंह के समर्थकों ने बड़े पैमाने पर मतदान किया और शंकर सिंह अगर आप कहें, और इसके लिए मजबूरी भी है पप्पू यादव की। पप्पू यादव भले ही बीमा भारती की मदद कर रहे हैं, लेकिन आगे 2025 का विधानसभा चुनाव है और विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र अगर देखें तो सीमांचल इलाके में पप्पू यादव को भी अपनी पैठ बनानी है। पप्पू यादव भी अपने कोटे से चाहेंगे कि 5-6 जो उनके समर्थक हैं उन्हें टिकट दिया जाए विधानसभा में। ऐसे में पप्पू यादव के लिए चुनाव जो अगर कहा जाए रुपौली का चुनाव काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें वो ताकत दिखाएंगे। अगर इस चुनाव में जैसा कि आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं, पप्पू यादव ने अंदर ही अंदर खेल किया और जो बताया जा रहा है, जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं चुनाव के बाद, वोटिंग के बाद क्या हाल है, तो माना यह जा रहा है कि अब मुकाबला जो हो रहा है वहाँ पर सीधे सीधे जेडीयू कैंडिडेट कलाधर मंडल और सामने में शंकर सिंह जो निर्दलीय हैं, इन दोनों के बीच है। और यहाँ भी बीमा भारती नंबर 3 पर चली गई हैं। लोकसभा चुनाव में बीमा भारती भी आरजेडी कैंडिडेट के तौर पर उतरी थी मैदान में, लेकिन क्या हश्र हुआ था ये सभी ने देखा। और यहाँ रुपौली में भी अब जो वोटिंग के बाद जो ट्रेंड निकल कर सामने आ रहा है, वोटिंग के बाद जो वोटरों का मिजाज दिख रहा है और वोटिंग के बाद जो वोटर बता रहे हैं और वोटर जिस तरह से खड़े हैं और पीछे के तमाम जो समीकरण बन रहे हैं, यानी शंकर सिंह के साथ पप्पू यादव खड़े हैं, पप्पू सिंह जो पूर्व सांसद हैं, पूर्णिया के बड़े नेता हैं, वो खड़े हैं, जनसुराज पार्टी जो प्रशांत किशोर की है वो खड़ी है शंकर सिंह के साथ। तो ऐसी स्थिति में शंकर सिंह को इसका भारी फायदा मिला है और यूँ कहें तो मुकाबला अब आमने सामने का हो गया है। हालांकि जेडीयू का पक्ष ज़्यादा मजबूत है क्योंकि प्रशासन का भी अगर कहा जाए अप्रत्यक्ष तौर पर साथ मिलता रहा। जिस तरह से सरकार है अपनी, जेडीयू की सरकार है, जेडीयू बीजेपी की एनडीए की सरकार है, तो ऐसी स्थिति में प्रशासनिक तौर पर भी अप्रत्यक्ष तौर पर फायदा मिला कलाधर मंडल को। और उसके अलावा नीतीश ने और बीजेपी ने तमाम अमला वहां उतार दिया। नीतीश के लिए भी ये चुनाव प्रतिष्ठा का प्रश्न है क्योंकि जिस तरह से उन्होंने लोकसभा चुनाव में बड़ी सफलता हासिल की और किंग मेकर की भूमिका में आ गए, वैसे में वो नहीं चाहेंगे कि जो रुपौली विधानसभा उपचुनाव है जहां से जेडीयू कैंडिडेट थी बीमा भारती, जेडीयू विधायक थी और वैसे में जेडीयू की ये सीट थी, वो सीट उनके हाथ से न चली जाए। ये बिल्कुल उसके लिए एड़ी चोटी का जोड़ लगा रहे हैं नीतीश कुमार और जेडीयू। और ऐसी में प्रशासन का जो है साथ अगर कहा जाए, प्रशासनिक तौर पर सत्ता उनके हाथ में है तो प्रशासन अप्रत्यक्ष तौर पर मदद ही कर रहा है। ये आरोप विपक्षियों ने लगाया भी, चुनाव मैदान में देखने को भी मिला कि जिस तरह से समर्थकों को रोका गया, चाहे शंकर सिंह के समर्थक हों या फिर बीमा भारती के समर्थक, उन्हें वोट डालने से रोका गया और पुलिस ही रोक रही थी। इस तरह के आरोप लगाए गए, गंभीर आरोप लगे। तो ऐसी स्थिति में अब क्या समीकरण कहता है, अब आगे जो है क्या नतीजा होगा, क्या कुछ परिणाम आएंगे। परिणाम 13 तारीख को आएंगे जब वोटों की गिनती होगी, उसमें सब कुछ साफ हो जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन जो अभी चुनाव के बाद, वोटिंग के बाद जो वोटरों का मिजाज और ट्रेंड के आधार पर अब ये लग रहा है कि ये मुकाबला जेडीयू कैंडिडेट कलाधर मंडल बनाम निर्दलीय कैंडिडेट शंकर सिंह के बीच हो गया है और बीमा भारती नंबर 3 पर चली गई हैं। यानी बीमा भारती रेस से कहीं ना कहीं जो है रेस में काफ़ी पिछड़ रही हैं। हालांकि आखिरी परिणाम आने के बाद ही सब कुछ तय होगा, लेकिन जिस तरह से जो समीकरण बने शंकर सिंह के समर्थन में और इधर जेडीयू के लिए जिस तरह से नीतीश कुमार और बीजेपी ने बैटिंग की और उनके सहयोगी दल एनडीए भी साथ खड़ी रही, तो ऐसी स्थिति में उनका पलड़ा मजबूत है। और जिस तरह से बीमा भारती ने मुंह की खाई थी लोकसभा चुनाव में, जिस तरह से अंतिम वक्त में तेजस्वी यादव ने कह दिया था, जनता से अपील कर दी थी कि जो कैंडिडेट जीत रहा है आप उसे जिता दीजिए, ये बात कह दिया था। दरअसल वो पप्पू यादव को जीतते नहीं देखना चाहते थे और ऐसे में उन्होंने एनडीए कैंडिडेट को भी वोट देने तक की अपील कर दी थी। ये लोकसभा चुनाव में दिखा था, लेकिन उस उल्टा असर हुआ और पप्पू यादव को इसका फायदा मिला, वो जीत गए। और अब पप्पू यादव के लिए भी बड़ी बात यह है कि पप्पू यादव के लिए भी ये चुनाव महत्वपूर्ण है क्योंकि उस चुनाव में उन्हें अपनी ताकत दिखानी है।
लोकसभा चुनाव में तो जीत हासिल कर ली, लेकिन विधानसभा चुनाव के जरिए वो ये ट्रेंड सेट करेंगे कि सीमांचल इलाके में उनकी हनक है, धमक है, उनके समर्थक हैं और उस आधार पर विधानसभा चुनाव में भी वो अपने समर्थकों के लिए सीटों का दावा करेंगे। तो ऐसी स्थिति में पप्पू यादव के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तेजस्वी यादव ने हालांकि तमाम जोर लगाया, तमाम तरह के जो कवायदे की हैं, हालांकि तेजस्वी यादव भी चुनाव प्रचार के आखिरी दिन पहुंचे थे। तो ऐसी स्थिति में मामला बड़ा ही दिलचस्प है और अब वोटिंग के बाद मामला जो है कलाधर मंडल यानी जेडीयू बनाम निर्दलीय शंकर सिंह होता दिख रहा है। और अब आगे जो परिणाम आएंगे वो तय करेंगे कि जेडीयू का किंग कौन होगा। लेकिन जेडीयू में अगर ये माफ़ कीजिएगा रुपौली का किंग कौन होगा, जेडीयू बनाम शंकर सिंह की लड़ाई है। वैसे में मामला तो तय होगा जब वोटिंग होगी, काउंटिंग होगी। लेकिन अभी फिलहाल सबसे ज़्यादा पलड़ा अगर किसी का भारी दिख रहा है तो वो जेडीयू कैंडिडेट कलाधर मंडल का। तो वैसी स्थिति में नीतीश कुमार की साख बची रहेगी या फिर शंकर सिंह, जिनके पीछे बड़े बड़े दिग्गज खड़े हैं पूर्णिया के, वो अपनी ताकत दिखाएंगे और शंकर सिंह जीत जाएंगे, या फिर बीमा भारती जो इस रेस में काफ़ी पिछड़ी हुई नज़र आ रही हैं, क्या तेजस्वी यादव की लाज बचा पाएंगी। तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। जवाब 13 तारीख को मिलेगा। लेकिन फिलहाल जेडीयू का पलड़ा पूरी तरह से भारी नजर आ रहा है रुपौली विधानसभा उपचुनाव में। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही।